वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी की पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में चल रहे थे। चलते हैं एक नई सीरीज में और देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया था, 1600 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मीन्स कंपाउंडेड एनुअली है। आपको प्रिंसिपल दिया गया 1600 रुपए, रेट आपको दी गई 15%। तो सीधी सी बात है, जब बात 15% की गई तो 15% से हम लोग सीधा सीधा मतलब जानते हैं, तो 15/100 काट दीजिए। 5 से कट रहा 3 और 20। बेसिकली 15% से हमें पता चल गया कि रेट है 3/20। अब चाहे तो आप टेबल मेथड लगा दें या फिर जैसे आप लोग करते रहे हैं हमेशा से कि इसी फ्रैक्शन के बेस पर सॉल्व कर दें, कैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आंसर सही आएगा। टेबल मेथड का अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो हमें प्रिंसिपल पहले ही से दिया गया 1600 रुपए और टाइम हमें दिया गया 2 वर्ष। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें तो फिर ब्याज केवल और केवल प्रिंसिपल पर लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक कोई और ब्याज नहीं है। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है तो हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ब्याज पर भी लगता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे पास कोई ब्याज नहीं है तो केवल और केवल ये किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। सीधा सीधा 1600 का 3/20 निकाल दीजिए तो 80 × 3 240। अब हम लोग अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले प्रिंसिपल पर तो ब्याज देना ही होगा। तो 1600 पर जब आप ब्याज देंगे तो 240 होना ही है। उसके बाद क्या यहां पर कोई और ब्याज भी लग चुका है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक ब्याज लग चुका है 240। तो इस पर भी ब्याज देना है तो इसका 3/20 निकाल दीजिए तो 12 दिया 36। बस देख लेते हैं टोटल ब्याज कितना हो गया। तो 240 240 24 दूनी 48, 480 480 और 30, तो सीधी सी बात है 510 510 और 6 516। यही हमारा आंसर बन जाए। और अगर आप इस तरह से ना भी करना चाहें, फ्रैक्शन बेस करना चाहते हैं तो भी कैसे कर सकते हैं? 3/20 का मतलब क्या है कि 20 पर 3 रुपए का ब्याज। मींस अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 23 होना चाहिए। ये पहले साल के लिए हो गया, सेम दूसरे के लिए कर लो, हो जाएगा। कितना बन गया? 400। यहां कितना बन गया? तो 23 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना है, 529। बेसिक बात इतनी थी कि आपको 400 की वैल्यू दी गई थी कितनी? 1600 रुपए। जब 400 की वैल्यू आपकी 1600 रुपए है तो एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4। पूछा क्या गया था? ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज हमें दिख रहा है, कितने का दिख रहा है? 129 का। भाई 400 और 529 में कितने का डिफरेंस है? 129 का। 129 की वैल्यू निकाल लीजिए इंटू 129 कर दीजिए, इसी को मल्टीप्लाई। 4 ने 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, तब भी आंसर वही आएगा। तो आप चाहे कोई भी चीज अप्लाई कर दें, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम ही आएगा। जो भी आपको इजी लगे, आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं, आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी उचित लगे उसको अप्लाई कर लीजिए। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 415, 688 और 825 को भाग देने पर क्रमशः 7, 8, 9 शेष बचता। सीधी सी बात है, अगर कोई शेष ना बच रहा होता तो हमें मालूम था कि केवल और केवल इनका डायरेक्ट एलसीएम वो एचसीएफ निकाल देना, क्योंकि हमें एक संख्या से भाग देना है। इनका भाग किसी और में नहीं देना है, इनमें एक संख्या का भाग देना।
तो सीधा सीधा इनका एचसीएफ निकाल देते। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि आपको रिमाइंडर भी बचाना है, कितना, 7, 8, 9। तो कैसे बचा सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका 415 में से कितना रिमाइंडर बचाना है? 7 का, मींस 408। 688 कितना रिमाइंडर बचाना है इसमें? 8 का, दैट मींस 680। 825 इसमें से रिमाइंडर कितना बचाना है? 9 का, दैट मींस 816। 16 9 25। अगर हम इन तीनों का एचसीएफ ले लें तो बस वही नंबर तो हमारी आंसर हो जाएगी। अब एचसीएफ लेने के लिए संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी भी हैं, तो करने के लिए केवल जनरली चेक करते हैं किस तरह से। 4 से कट रही हैं तीनों, 4 से कट रही हैं, बल्कि 8 से भी कट रही हैं। तो अगर 408 की बात करें तो 408 हमारा कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8 पंच 40 और 8 एकम 8। 680 की बात कर लें, इसको 8 से काट दीजिए, 8 64 64 और 8 64 का मतलब हो गया तुम्हारा बचा कितना? 4, 8 पंच 40, तो 85। और 816 में आ जाइए, 8 से अगर आप भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। और बस एचसीएफ भी हमें मिल ही गया है। अगर ध्यान दें आप, 8 तो ये सीधा सीधा दिख ही रहा है कॉमन, और इन तीनों में एक चीज और कॉमन दिख रही है, कौन सी? 17। 17 51, 85 और छिक्का 102। मीन्स हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 70। बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। 8 7 56, 8 एकम 8 5 13। मीन्स डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा 136। तो सीधी सी बात है, केवल और केवल कैलकुलेशन करने की बात थी। आपको कैलकुलेशन सही रखनी है और आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन में इतना ख्याल रखना है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है। अब या तो चाहे तो इनके फ्रैक्शन करते अलग अलग सब, तब जाके उनका एचसीएफ निकालते। बेहतर है सीधे सीधे देख लिया था क्या क्या कॉमन है और वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को क्या दिया गया। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते ही एक बात समझ में आई कि नहीं? व्यास 85 सेंटीमीटर है, क्या है? सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7 मीटर है। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में। एक बात तो यहां से तुरंत क्लियर हो गई। आगे की कंडीशन पर चलते हैं। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बात वर्ग मीटर की जा रही है, तो फिर सेंटीमीटर को किस में बदल के चलना है? मीटर में। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खंबे की घुमावदार सतह को रंगने की लागत है। मींस आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात कर दी गई, सॉरी कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो बेसिक बात वही है कि कर्व सरफेस एरिया, घुमावदार सतह, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि जब आप घुमावदार सतह को देखें तो ये 2 पाई आर बन रहा है और टोटल ऊंचाई h, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। यही पूरी चीज उन्हें पेंट करनी है, केवल और केवल यही उन्हें पूरी चीज पेंट करनी है, और इसी का उन्होंने टोटल लागत पूछी है। और साथ में आपको दे दिया गया कि प्रति वर्ग मीटर की दर क्या है? 20 रुपए। निकाल दीजिए इसी की वैल्यू, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 85 डिवाइड बाई 2। अब यहीं पर ध्यान दे लो, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में भी बदल दो, 1/100 इंटू 7। ये कटते हुए दिख रहे हैं सीधे सीधे, 5 से कटता हुआ दिख रहा है 17 और ये 20, ये 2 से 2 कटता हुआ दिख ही रहा है, ये 11 और ये 10। मीन्स कंडीशन जो हमारी बन गई वो बची 11 17/10। ये है इसका
कर्व सरफेस एरिया। अब लागत कितनी है प्रति मीटर की 20, तो इतने मीटर में टोटल खर्चा कितना इंटू 20 कर दीजिए, तो 17 दूनी 34 और 34 गुणे 11 का मतलब कितना हो गया 34 इंटू 11, 4 4 3 7 और 3 3 7 4 मीन्स डी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो बस सिंपल सी कंडीशन थी, आपको लागत दी गई थी प्रति मीटर की, प्रति वर्ग मीटर की, उसको टोटल पर अप्लाई कर देना था, लेकिन टोटल उसके लिए निकालना भी पड़ेगा क्योंकि बिना टोटल निकाले तो आंसर नहीं आएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। बोर्ड मास को फॉलो किया गया है, कर लेते हैं बोर्ड मास को फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इन्हें सीधा सीधा एक भिन्न में बनाओ, मिश्र भिन्न से क्षेत्रीय 18 और 1 19/3 माइनस 9/4 प्लस 5/4 माइनस 1/13 इंटू, इसको यही सॉल्व कर देते हैं। दोनों का एलसीएम कितना 6, 6 का मतलब 5 दिया 15 और 15 माइनस 2 13, तो 13/6, 13 से 13 कट रहे हैं, 5/4 माइनस 1/6 एलसीएम कितना बन जाएगा 12, तो 15 और फिर 2, तो कितना बन जाएगा भाई, यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 बन जाएगा, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, और 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 15 माइनस 2, तो सीधी सी कंडीशन हम लोगों की बची 19/3 माइनस 9/4 प्लस 13/12। अब यहीं से कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं, फिर से एलसीएम 12 बनेगा, 9 तिया 27 और 12 से तो एक ही बार जाना है, तो 13, 27 और 12 वो 27 और 13, तो 27 10 33 3 40, 40/12। अच्छा, इतने पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक बात और समझ में आ रही है, केवल और केवल इतने पार्ट की, तो ये बन रहा है हमारा 40/12। ये किसी से कटते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल कटते हुए दिख रहे हैं, कितने से 4 से, तो 10/3 बन जाएगा, 4 से काट दो, 4 दाम 40 और 4 तिया 12, और क्वेश्चन यहीं पर खत्म भी हो गया। 19/3 माइनस 10/3 बराबर 9/3 मीन्स आंसर कितना है, सीधा सीधा दिखाई देने लगा होगा कि सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो बोर्ड मास को फॉलो करना था, इतना स्टेप वाइज किया है, जब आप कर रहे होंगे आपको दिखाने के लिए, आप जब कर रहे होंगे तो सीधा सीधा यहीं पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। कैसे कि यहाँ 6 बनता दिख रहा है, 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा, 13 से 13 कटने ही कटने हैं, तो केवल और केवल कंडीशन जब आपकी 13/6 में 1/6 यहाँ बचेगा, ये पार्ट तो यही आप सॉल्व कर लेंगे। जब यहाँ पर 1/6 बचा, अब 6 और 4 में फिर 12, 4 तिया 12 मतलब 15 और 15 माइनस 2 13, तो यहाँ पे कंडीशन 13/12 बची, लाके यहाँ पर सॉल्व कर देनी थी, 27 13 40 और लास्ट में आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाता। तो जहां पे आपको जरूरत लगे वहां पर लिखना, ये तो आपको समझाने की वजह से इतना लिखा है, नहीं तो आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद भी वहीं पर सीधे सीधे कैलकुलेट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। कहा गया हमसे ए एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी परियोजना को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहली लाइन पढ़ते ही एक बात तो दिमाग में आ गई कि ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। सीधी सीधी कंडीशन, दोनों का एलसीएम 30, अगर एक दिन की बात करें ये 3 ये 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5। यहां तक की बात खत्म, आगे चलते हैं। अगर ए और बी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, ये कंडीशन बहुत अच्छी है, ध्यान देना कि ए और बी ने काम करना शुरू किया लेकिन बी ने प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है,
तो जब बी 5 दिन पहले छोड़ता है तो एक बात समझिए, प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा होगा। अगर बी 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो जो ये लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं ये काम कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, जब बी चला गया तो ये काम करना एक ही मजबूरी है। मीन्स ए ने जो लास्ट के 5 दिन काम किया उसमें टोटल कितने यूनिट काम कर दिया? 15 यूनिट। आपके पास टोटल काम था 30 यूनिट, जिसमें से 15 ए ने किया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 15 यूनिट। तो एक बात क्लियर हो गई कि ए और बी ने मिलकर 15 यूनिट वर्क किया था या नहीं? तो ए और बी का जो टाइम है काम करने का साथ में 15/5 मतलब 3 दिन, यही है कंडीशन। समझ लो, प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा, मींस आपसे टोटल टाइम पूछा गया, और टोटल टाइम का मतलब ये हो गया 3 दिन तो ये और 5 दिन ये, तो 5 3 8 दिन, मींस ए वाला आपका आंसर बन जाएगा। तो सीधे सीधी कंडीशन की जो आपको दिखाई दे रही थी कि ए और बी के बारे में दिया गया था 3 और 2, जब आपने एक दिन का काम इनका निकाल लिया तो ए के बारे में बात की गई थी लास्ट 5 दिन में 15 यूनिट और रिमेनिंग बचा कितना? 15। ए और बी 15 यूनिट काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो सीधी सी बात है 3 दिन। आपसे पूछा क्या गया? टोटल टाइम, तो 3 दिन ये 5 दिन ये, कुल मिलाकर 8 दिन। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को, क्या दी गई। तो फिर से बॉडमास ही है, तो देख लेते हैं। 3 into ब्रैकेट में आ जाइए 5 माइनस 1/2 माइनस, अब 2 ब्रैकेट आपको दे दिए गए, माइनस के बाद आ जाओ 3 प्लस। अब पहला ब्रैकेट आपको दिया गया 4 माइनस 2 और 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब ये सीधा सीधा 1 बन जाएगा ये वाला पार्ट, और यहां पर देख लो 5 और 3 मतलब 15, और ये भी टोटल पार्ट 1 बन जाएगा। सीधी सीधी अगर कंडीशन पे आप ध्यान दें तो यहां पर अगर 15/15 अगर आप कर रहे हैं, 15/15 कर रहे हैं तब भी 1 बन रहा है, और यहां पर अगर आप ध्यान दें 2/2 आप कर रहे हैं तब भी तो 1 ही बन रहा है। तो इस कंडीशन में सीधी सीधी बात है कि 3 + 4 -1 और -1, तो सीधी सीधी बात है ये तो एक तो आगे पीछे लिखे हुए हैं तो और ज्यादा दिक्कत कर रहा है। हाँ तो सही भी तो है, 4 में से 1 गया 3, तो यहां 4 में से 1 घटा दो तो 3, ये वाला एक ब्रैकेट हो गया आपका, और ये आपका एक बचा गया, ये है बीच में प्लस, तो ये 4 माइनस 1 ये भी 3 हो गया, 3 3 6, 6 में से 1 गया तो ये कितना बचा? 5। मीन्स आपकी कंडीशन आपके पास जो बची हुई है 5 माइनस 1/2 माइनस 5, इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं 4 माइनस 1 का मतलब कितना बच रहा है? 3, और 3 पहले से ही था तो 3 3 6, और 6 में से अगर आपने 1 हटा दिया तो बचा कितना? 5। यहां से भी ये 5 कटते हुए सीधे सीधे दिख रहे हैं, प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, बचा कितना? -1/2, दैट मीन्स -3/2। बस यही आपकी कंडीशन हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन सी वाला आंसर बन जाएगा। और एक बार देख लो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हुई हो, क्योंकि 2/2 कर देंगे तो ये बन ही रहा है, 4 में से 1 गया तो 3 3 3 6, और 15 से डिवाइड होगा तो ये 1 है ही, 6 में से 1 गया 5, बिल्कुल सही, और 1/2 माइनस का बच रहा है, 5 से कटेगा और बीच में साइन का इनटू। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। दिया गया हमें 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष, 5 लोग दिए गए आपको और उनकी औसत आयु आपको दे दी गई कितनी? 28 वर्ष। तो 28 वर्ष का मतलब सीधा सीधा बात है
कि इन पांचों व्यक्तियों की जो टोटल आय है 28 गुणे 5 होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी? 8 5 40, 4 5 दूनी 10, 10 4 14, 140। कहा यह गया कि उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। औसत 2 वर्ष कम हो गया, पहले था 28 तो अब बचा 26। 26 गुणे 4, क्योंकि एक ही व्यक्ति हटाया गया, पहले थे 5 अब बचे 4। कर देते हैं 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 2 10, 104। बस इनका ही अंतर, तो जो व्यक्ति हटाया गया है वो उसकी आयु बचेगी। क्यों? क्योंकि ये पांचों का टोटल है, ये बचे हुए 4 का टोटल है। तो जो 5 टोटल व्यक्ति थे उनकी टोटल आयु में से जो 4 बचे हुए हैं उनकी टोटल आयु को अगर माइनस कर दें तो जो व्यक्ति निकाला गया है उसी की तो आयु हमें मिल जाएगी। कर दीजिए माइनस, तो सीधा सीधा दिख रहा है 36 4 40, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। मींस बी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन। तो इस कंडीशन की यही आखिरी कंडीशन थी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए प्रैक्टिस सेशंस के साथ, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।